हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हो सब। तो स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर एबी क्रैकिंग मंत्रा। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ना चाहिए यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। और वैसे देखा जाए तो एमपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक्चुअली एमपीएससी मेंस और यूपीएससी मेंस सेम ही कर दिया है। तो ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा ये वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो ये मेरे बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन है। मैंने यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 क्लियर किया है और ये अभी मेंस भी दिया है मैंने 2022 का। 6 से 7 साल का एक्सपीरियंस है मुझे ये फील्ड में, यूपीएससी स्पेशली। और ये आप देख सकते हैं मेरा रोल नंबर और ये मेरा नाम है। ये रिटर्न कैंडिडेट्स की पूरी पीडीएफ रहती है, ये यूपीएससी द्वारा भेजा जाता है ये पीडीएफ। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ना चाहिए? द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, लोकसत्ता मतलब मराठी के लिए, या फिर कोई और न्यूज़पेपर? वैसे आप न्यूज़पेपर कोई भी पढ़ सकते हो, पर बस उसके अंदर का जो कंटेंट रहेगा वो थोड़ा सा क्वालिटी रहना चाहिए उसमें। मतलब ऐसे आर्टिकल्स नहीं पढ़ने चाहिए जो ज़्यादातर पॉलिटिकल हो, या मतलब ज़्यादा मसालेदार न्यूज़ रहते हैं उस पर ज़्यादा फोकस रहता है कुछ कुछ न्यूज़पेपर्स का। तो वो जनरली न्यूज़पेपर्स अवॉइड करने चाहिए। वैसे आप कौन सा भी न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो आपके हिसाब से। मैं जनरली प्रेफर करूँगा इंडियन एक्सप्रेस, क्योंकि इसमें थोड़ा सा न्यूट्रल स्टैंड ही रहता है। ये थोड़ा एंटी गवर्नमेंट ही रहता है ज़्यादातर, तो थोड़ा लेफ्टिस्ट में आता है ये, इसलिए मैं जनरली ये रिकमेंड नहीं करता किसी को, क्योंकि इसकी जो लैंग्वेज है वो भी थोड़ी टफ रहती है। और एक बार आपको एक पॉइंट ऑफ व्यू के बाद आपका भी थोड़ा सा स्टैंड नेगेटिव ही जाने लगता है, क्योंकि यूपीएससी में आप इंटरव्यू में आपको थोड़ा सा आपके स्टैंड के बारे में थोड़ा सा आपको बताना पड़ता है। तो ये थोड़ा माइंडसेट हो जाने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं इसमें, इसलिए इंडियन एक्सप्रेस थोड़ा सा प्रेफर करूंगा मैं। तो आज हम देखेंगे इंडियन एक्सप्रेस कैसे पढ़ेंगे आप यूपीएससी के लिए और एमपीएससी के लिए भी, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से मेजरली। तो वैसे देखा जाए तो जो न्यूज़पेपर का इंपॉर्टेंस है वो दोनों के लिए रहता है, यूपीएससी प्री और मेंस के लिए। क्योंकि ऐसा बाइफर्केशन तो नहीं है कि ये प्री के लिए आएगा ये मेंस के लिए आएगा, कुछ भी आ सकता है किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से। और जो आपके करंट हैपनिंग्स रहते हैं उसके ऊपर तो ज़्यादा सवाल रहते हैं GS2 और GS3 में, मेजॉरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। और GS1 में भी अभी तो ये भी थोड़ा सा प्रेफर करने लगे, जैसे कि हरिकेन्स वगैरह, या फिर क्लाउड फॉर्मेशन, या फिर अभी मानसून थोड़ा सा था, तो उसके बारे में भी आपको करंट कंटेक्स्ट में थोड़ा सा मालूमात होनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम देखेंगे इंडियन एक्सप्रेस को कैसे पढ़ना चाहिए। तो हम 18 सितंबर का देखेंगे 2022 का द इंडियन एक्सप्रेस का। तो ये मुंबई एडिशन वाला है द इंडियन एक्सप्रेस। तो ये हेडलाइन है, आपको बस सिर्फ हेडलाइन स्कैन करने हैं, मतलब स्किम थ्रू रीडिंग बोलते हैं इसे। सिर्फ ऊपर ऊपर के हेडलाइंस ही देखने हैं जो आपके। और इसके पहले भी मैंने आपको वीडियो में बताया था कि जो GS2 और GS3 का जो सिलेबस है उसको एक बार रीड करके बैठते जाइए न्यूज़पेपर को, क्योंकि आपके जो कीवर्ड्स रहेंगे वो आपके माइंड में रहते हैं और उसके रिगार्डिंग आपको आर्टिकल्स पढ़ने रहते हैं। तो अभी देखेंगे कांग्रेस और ये बीजेपी कुछ भी आया तो इसको थोड़ा निग्लेक्ट ही करेंगे। फिर रिजाइंड एज CM आफ्टर बीइंग टोल्ड ओनली द प्रीवियस नाइट बाय पार्टी। ठीक है, इतना पॉलिटिकल न्यूज ही ज्यादातर दिख रही है ये। फाइट फॉर रियल सेना, SC रिजेक्ट उद्योग प्ली, लेट्स इलेक्शन कमीशन डिसाइड। तो ठीक है, इलेक्शन कमीशन के बारे में थोड़ा बहुत है, पर ज़्यादातर तो ये पॉलिटिकली दिख रहा है, तो ये भी नहीं है। तो जनरली इस पे तो कुछ ऐसा इतना खास नहीं दिख रहा है कि इसमें से कुछ पढ़े। और सीधा आप जाइए अभी एडिटोरियल पेज पे, क्योंकि बीच में के पेजेस पढ़ने में आप टाइम मत वेस्ट कीजिए, क्योंकि एडिटोरियल पेज ही सबसे इंपॉर्टेंट पेज रहता है। तो सीधा हम चलेंगे एडिटोरियल पेज पे। तो एडिटोरियल पेज आपको दिखता रहेगा, ये थोड़े 3-4 ऐसे छोटे छोटे आर्टिकल्स रहते हैं ये साइड में, लेफ्ट साइड में, इस साइड में। और इसमें थोड़े से 2 बड़े आर्टिकल्स रहते हैं, और ये 10 पेज नंबर पे रहता है। या आप मतलब आपको हेडलाइन देखनी है, हेडलाइन नहीं देखा तो भी चलेगा, सीधा आप एडिटोरियल पेज पे आ सकते हैं। और ये कोड्स दिखते हैं आपको ऊपर, थोड़ा सा इसमें थोड़ा ब्लर आया है, मैंने फोटो निकाला इसलिए थोड़ा ब्लर है, पर ये फासिज्म के रिगार्डिंग पूछा गया है। तो फासिज्म वर्ल्ड हिस्ट्री के अंडर आता है। फासिज्म होता क्या है ये थोड़ा सा आपको बस देखना है कि इसके पॉजिटिव क्या है, ये कैसा राइज अप हुआ, फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे, ये सब बस एक बार रीडिंग करके देखना चाहिए। क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री भी आपका मेंस का पॉइंट ऑफ व्यू से रहता है, इंपॉर्टेंट है। वो अलग बात है उसका वेटेज थोड़ा कम है, पर कुछ भी हो सकता है। एक साल में वो 3 सवाल भी पूछे थे, तो कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कौन सा सेक्शन कितना पूछ सकते। तो ये जो ऊपर के कोर्स है उसको भी निगलेक्ट मत कीजिए। फिर बाद में आता है वे ऑफ द रूपी। अभी रूपी का जो है, मतलब जो पैसा है, आपको पता है कि गिर रहा है। 81 में कुछ तो आ गया है, 81 क्या 80 क्या, अभी और भी बढ़ रहा है एक्चुअली, आगे ज़्यादा हो गया है अभी। तो अभी रूपी डेप्रिसिएशन बोलते हैं इसे।
तो रुपये गिर रहा क्यों है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहेंगे, इस पे सवाल प्रीलिम में भी आ सकता है और मेंस में भी आ सकता है। इसके रीजंस क्या है रुपये गिरने के, तो इसमें थोड़ा बहुत ही दिया है कि इसमें क्या क्या है, पर आपको इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखना पड़ेगा कि रुपये डिप्रिशिएट क्यों हो रहा है, उसके रिसोर्सेज क्या है, एफडीआई की वजह से होता है क्या, या फिर दूसरे कुछ रिसोर्सेज से क्या ज़्यादा लोन लेने से होता है, या फिर मार्केट क्रैश होने से होता है। मार्केट का भी रीजन बहुत बड़ा है। फिर रुपये अगर गिर रहा तो फिर पेट्रोल के प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं। इसका मतलब पूरे अलग अलग डायमेंशन में इसको कवर करना पड़ेगा आपको। मतलब एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से मत देखिए कि रुपये इसलिए गिर रहा है, पूरा अलग अलग डायमेंशन दिख सकता है, देखना पड़ता है इसमें। तो रुपये का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, मतलब इसमें से एक इशू उठाना है और उसको थोड़ा सा डिटेल में करना है, और कितना डिटेल में करना है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताएगा आपको। सिलेबस आपको बताएगा कि क्या पढ़ना है, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताएंगे कि आपको कितना पढ़ना है, उसके अंदर कितना डीप जाना है। तो ये रह गया रुपये का। फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट लाइव। अभी सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट्स है, मतलब जो भी प्रोसीडिंग होती है, तो उसको अभी उन्होंने लाइव कर दिया है। तो लाइव करने के रीजन बहुत सारे रीजंस रह सकते हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट के प्रोसीडिंग्स लाइव क्या है, मतलब ये पूरा अकाउंटेबल रहेगा, और जो सुप्रीम कोर्ट के जो भी डिसीजंस रहेंगे वो पूरे पब्लिक के सामने स्क्रूटिनी के लिए आ जाएंगे, मतलब पूरा अकाउंटेबल रहेगा। ये अभी इसमें क्या क्या आ सकता है, अभी ये देखिए। अभी सर छोटा छोटा ही लिखा है, GS4 में अकाउंटेबिलिटी एक कंसेप्ट है। तो अकाउंटेबल क्या है, मतलब उत्तरदायित्व, मराठी में उत्तरदायित्व रहता है। तो उसका एक एग्जाम्पल हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट पूरा अपने को ट्रांसपेरेंट रखने की कोशिश कर रहा है। ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी दोनों आ रही है इसमें। ट्रांसपेरेंसी मतलब क्लियरिटी दिखा रहा है, इसमें कुछ ऐसा गुपित इन्फॉर्मेशन नहीं है कि छुप छुप के कुछ कर रहे हैं, तो ये पूरा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। फिर इसके अंदर GS3 में भी आता है, क्योंकि सोशल जस्टिस का एक पार्ट होता है ये। और इसके अंदर एक अच्छा एग्जाम्पल दिया था, एक यूएस में स्टडी किया गया था, ऐसे ही उन्होंने लाइव किया था पूरा। तो फीमेल के ऊपर ज़्यादा काउंटर क्वेश्चंस किए जाते हैं, ना कि मेल के ऊपर, ऐसा पाया गया था। और उसके हिसाब से उन्होंने एक अच्छा प्रोसेस किया था उसके ऊपर, और इसके ऊपर स्टडी करके उन्होंने देखा कि ये पूरा थोड़ा फीमेल के ऊपर थोड़ा सा बॉदरेशन डालने की कोशिश की गई थी। तो एक अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है कि ये थोड़े से जो माइन्यूट जो डिटेल्स रहते कोर्ट में, तो उसके लिए ये अच्छी बात है सुप्रीम कोर्ट को लाइव करना। उसके बाद में टेकिंग अ हार्ड राइट, ये थोड़ा सा पॉलिटिकल है, पॉलिटिकल स्किप करना है। फिर आता है द लो कमांड, ये भी पॉलिटिकल न्यूज़ है, तो इसको भी स्किप करना है। अभी बचा ये ड्रीम फॉर 2047, मतलब ये 100 साल पूरे होने के बारे में ये पूरा आर्टिकल रहेगा। तो इसमें क्या क्या है, कैन वी यूज द लर्निंग्स फ्रॉम द पास्ट 75 ईयर्स टू अचीव आवर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। अभी कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी के ऊपर कुछ बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं, क्योंकि ये साल के मेंस में भी कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी पे पूछा था, ये अपने GS4 में 30 शब्दों में आपको पूरा डिस्क्राइब करना था कि कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी क्या होती क्या है, और उसके साथ एक छोटा सा एक एग्जाम्पल भी दे सकते हो आप। तो अभी इसमें स्टार्टिंग में ये थोड़ा सा ब्लरी है, पर इन्होंने अच्छे क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा पूछा है कि 2047 अपना इंडिया कैसा रहेगा, क्या अपना डिस्क्रिमिनेटरी फ्री रहेगा, या फिर अलग अलग इसमें पूरे अलग अलग डायमेंशंस कवर किए कि क्या क्या हो सकता है। इसमें कास्ट नहीं रहेगा, रिलीजन के ऊपर अपना कुछ पॉलिटिक्स नहीं चलेगा, मतलब थोड़े से ऐसे क्वेश्चन पूछे और उसको ही एड्रेस किया है पूरा इसमें। तो इसमें से अपने को ये सीखने मिलता है कि ऐसे कैसे स्टार्ट करना चाहिए। ये जो आर्टिकल्स रहते हैं ये आपको एक पैटर्न बताते हैं कि एक आर्टिकल कैसा लिखना चाहिए, मतलब ये पॉइंटर होते हैं अपने लिए कि ऐसे कैसे लिखना चाहिए। तो देखिए एक न्यूज़पेपर में आपको पूरा 1 2 3 4 और ऐसे इवन ऑप्शनल का भी कवर हो जाएगा, जो भी आपका ऑप्शनल रहेगा। तो ये आर्टिकल में पूरा ये बताया गया है, और नोट्स कैसे निकालने हैं वो भी मैं आपको अगले स्लाइड में बताऊंगा ही। तो आगे के पेज पे चलते हैं, 11वें पेज पे। तो पहले तो क्या है, चिपळूण इम्परेटिव, इसमें क्या है, डेली यूज आइटम्स के लिए पूरा प्रोडक्शन प्रोसेस कैसा होता है, ये पूरा इस पर आर्टिकल है। तो इतना कुछ इंपॉर्टेंट तो नहीं लग रहा है ये, तो बहुत ज़्यादा डिटेलिंग किया है इन्होंने। तो ऐसे प्रोडक्शन प्रोसेस पे पूछ सकते हैं, फूड प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज के ऊपर FPI पे पूछा है सवाल उन्होंने, पर ये इतना डिटेलिंग की ज़रूरत नहीं। इसके बारे में सिर्फ FPI के बारे में क्या क्या रहता है वो सब आप देख सकते हो GS3 पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी ये FPI क्या होता है वो आपको अभी पूरा अच्छे से नोट्स बनाना चाहिए। नोट्स भी कितना, मेजॉरिटी एक, मतलब ये पेज और ये पेज मैक्सिमम 2 पेज पे होना चाहिए आपके नोट्स, क्योंकि अगर आपको 10-10 पेजेस बनाते बैठे तो आपको रिवीजन करने कितना टाइम लगेगा, उसमें आपको क्या क्या याद रहेगा, तो वो बहुत कम रहता है। और आपको हार्डली 250 वर्ड्स ही लिखने रहते हैं। 250 वर्ड्स मतलब 2 पेजेस काफ़ी हो जाते हैं।
मैक्सिमम 3 पेजेस, उसके आगे तो नहीं जाना चाहिए, क्योंकि एक तो पहली बात तो ये होता क्या है, फिर इसके कॉजेस क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिए है, फिर फाइनल वे फॉरवर्ड, बस इतना ही। मतलब जो क्वेश्चन जैसे आप आंसर करते हो उसी फॉर्मेट में आपको नोट्स भी वैसे ही बनाने पड़ते। तो फिर ये एक हो गया। फिर इसके बाद में क्या है, हाउ टू कीप द लाइट्स ऑन सेव कॉस्ट, मतलब ये पावर सेक्टर के बारे में है। पूरा पावर सेक्टर के ऊपर एक क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है अभी आगे के मेंस में, क्योंकि पावर सेक्टर काफी क्राइसिस में चल रहा है अभी। तो उसके रीजंस क्या है, क्या क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए, गवर्नमेंट कितना रिस्पॉन्सिबल है, फिर गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव करना चाहिए, फिर वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए। ये आपको जितना हो सकता है उतना, मतलब एक 3-4 आर्टिकल पढ़ने के बाद आपको एक एक पॉइंट ही सिर्फ कलेक्ट करना रहता है हर एक आर्टिकल में से, और वही पॉइंट आपको सिर्फ एक एक लाइन में लिखना पड़ता है। ऐसा पूरा आर्टिकल लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, आपको जो इंपॉर्टेंट लगता है बस 1-2 लाइन में लिखना पड़ता है ये पूरा आर्टिकल में से। बाद में डायलॉग एज अपीजमेंट, ये पूरा पॉलिटिक्स पे है, आरएसएस दिख रहा है, तो इसमें हम इसको स्किप करेंगे। एक्सप्लेन्ड एडिशन भी आता है इसमें, तो वो एक बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट सोर्स होता है आपके प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि एक्सप्लेन में अच्छे से डिटेल में उन्होंने, हमने जैसा अभी डिस्कस किया कि क्या होता है, क्या क्या किया है, और मतलब पूरा कॉन्सिक्वेंसेस, फिर वे फॉरवर्ड, ये पूरा उन्होंने एक्सप्लेन पेज में बताया रहता है, और आपके लिए काफ़ी आसान हो जाता है नोट्स निकालने के लिए। तो वो देखते हैं हम अभी इसमें बताया गया है कि पहली हेडलाइन है कि आसाम सीएम इन काजीरंगा आफ्टर डार्क, लीगल बट नॉट द बेस्ट आइडिया। मतलब लीगल तो है डार्क में निकलना, पर बेस्ट आइडिया तो नहीं है। जो सदगुरु जी है यहाँ पे दिखते होंगे, और सीएम जी है आसाम के, तो उन्होंने रात में काजीरंगा जो है नेशनल पार्क, तो उसमें उन्होंने सफारी ली थी। तो वो कितना अच्छा है इस पर तो सवाल नहीं आएगा, पर काजीरंगा के आसपास सवाल घूम सकता है प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी, कि नेशनल पार्क में जाना कितना अलाउड है या नहीं, तो फिर इसके लिए क्या क्या करना प्रोविजंस है, फिर ये कुछ परमिशन लगती है क्या, बस एक ओवरव्यू आपको पता होना चाहिए। और मेजर फोकस आपका काजीरंगा पे रहना चाहिए कि काजीरंगा क्या है, नेशनल पार्क है, फिर उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट एनिमल्स है, उसके सराउंडिंग में कौन से नेशनल पार्क है, मतलब आसाम में कौन से नेशनल पार्क है, तो ये सब आपको देखना पड़ेगा। फिर उसके बाद आता है वार्मिंग ऑफ ओशंस और रीजन वाई हरिकेन्स आर गेटिंग स्ट्रॉन्गर फास्टर। मतलब ये पूरा ग्लोबल वार्मिंग पे है, और हरिकेन्स का फॉर्मेशन कैसा होता है ये ज्योग्राफी में इंपॉर्टेंट रहेगा, तो ये ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और इसमें थोड़ा बहुत ही दिया है, पर हरिकेन्स का फॉर्मेशन कैसा होता है और हरिकेन को कौन से कॉन्टिनेंट में बोला जाता है, ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। मतलब हमारे यहाँ तो सिर्फ ये बोलते हैं, साइक्लोन बोलते हैं, तो हरिकेन कौन से मतलब रीजन में बोला जाता है हरिकेन, तो ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। बाद में स्पेस रॉक, मतलब स्पेस डेब्रिस के ऊपर भी क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा है, उसमें केसलर सिंड्रोम भी है। मतलब अगर अभी आपने साईफाई मूवीज़ में देखा रहेगा कि अगर एक कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर वो स्पीड से, एक्चुअली जो स्पेस है उसमें एक बार जो चीज़ निकलती है तो उसको रुकने के लिए दूसरी चीज़ का, मतलब एक बार निकली तो फिर वो मुश्किल हो जाता है कि उसको स्टॉप करना। तो अगर वही चीज़ दूसरे डेब्रिस पे टकरा गई तो वो डेब्रिस और टुकड़े होके उसके और ज़्यादा मतलब एक्सपेंशन होते रहता है, तो उसको केसलर सिंड्रोम बोलते हैं। तो वो ये हो गया कंसेप्ट। तो स्पेस रॉक क्या है, तो अभी क्या हुआ है, नासा ने जो है एक उनका सैटेलाइट भेजा था एक एस्ट्रॉयड को चेक करने के लिए कि उसका ट्रेजेक्टरी जो है, मतलब जो सराउंडिंग है उसका ऑर्बिट चेंज करना था। तो उन्होंने इसके ऊपर क्रैश किया और उसका सराउंडिंग, मतलब जो ऑर्बिट था वो चेंज किया, और ये सक्सेसफुल हो गया था। तो इसके बारे में ये है, मतलब जो इन फ्यूचर अगर आप अभी अपनी पृथ्वी है और एस्ट्रॉयड आ रहा है तो उसका ट्रेजेक्टरी चेंज करने के लिए हम ऐसे मिशंस कर सकते हैं। तो ये पूरा इसके ऊपर था, और ये एनवायरनमेंट क्लाइमेट चेंज के ऊपर आप पढ़ सकते हैं। और ये जो नासा का जो मिशन था वो डार्ट मिशन था। डार्ट का फुल फॉर्म भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। बाद में क्या है, नीचे एक संस्कृत के बारे में है कि जायंट डिक्शनरी बनाया गया है, 464 टेक्स्ट, 74 ईयर्स, 35 वॉल्यूम्स काउंटिंग। अभी संस्कृत एक अपना ट्रेडिशनल लैंग्वेज है, काफ़ी पुरानी लैंग्वेज है, सबसे ओल्डेस्ट लैंग्वेज है पूरे अर्थ पे। तो उसके बारे में आपको थोड़े बहुत मालूम होना चाहिए कि संस्कृत का दर्जा क्या है, मतलब किस लैंग्वेज को ट्रेडिशनल लैंग्वेज की कैटेगरी में रखा जाता है। कुछ तो कैटेगरी है कि 5000 ईयर्स पुराना हो, फिर उसका डायलेक्ट वगैरह कुछ कुछ कंडीशंस है, उसके हिसाब से आपको पता होना चाहिए। ये प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पड़ता है, इसमें मेंस की तो चांसेस कम है, पर इस पर ज़्यादा हो सकता है स्पेस रॉक के ऊपर, कि गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए कि स्पेस डेब्रिज जो है, स्पेस डेब्रिज मतलब जो कचरा किया है हम लोगों ने स्पेस में, उसे स्पेस डेब्रिज कहा जाता है। तो ठीक है, ये एक्सप्लेन पे काफ़ी अच्छे आर्टिकल्स थे। तो आगे देखते हैं। अभी ये पूरा बड़ा पेज था शहीद भगत सिंह
जो उनकी 115th बर्थ एनिवर्सरी थी। अभी भगत सिंह के बारे में उनके ऑर्गेनाइजेशंस क्या क्या है, मॉडर्न हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मॉडर्न हिस्ट्री में उनका क्या क्या रोल रहा है पूरे फ्रीडम स्ट्रगल में, उन्होंने क्या क्या अच्छे अच्छे ऑर्गेनाइजेशंस किए, जैसे HSRA है। HSRA एक्चुअली चंद्रशेखर आज़ाद का है, पर HRA है। फिर उन्होंने कौन सी बुक लिखी है, बुक्स के इम्पोर्टेंट नाम, उनके साथ साथ कौन और थे। फिर मतलब उनके बारे में इन शॉर्ट थोड़ी सी हिस्ट्री मालूम होनी चाहिए। काफ़ी कंट्रोवर्सी में था कि गांधी जी बचा सकते थे उन्हें, पर इनका रास्ता नॉन वायलेंस का था, इसलिए उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। काफ़ी सारे इसके ऊपर है, तो इसके बारे में आपको को पढ़ना चाहिए। तो ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। अभी आपके एडिटोरियल हो गया, एक्सप्लेन हो गया, तो अभी हम देखेंगे कि जो बाकी के जो न्यूज़ रहते हैं अलग अलग पेजेस पे वो देखेंगे हम। ज़्यादातर तो कुछ रहता नहीं है, बस आपको एक बार देखना चाहिए। अभी कैबिनेट विड्रॉज MVA बिल कर्टेलिंग गवर्नर्स पावर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कैबिनेट विड्रॉज MVA बिल क्या है, ये पूरा आपको देखना पड़ेगा कि ये विड्रॉ क्यों किया गया था, इसमें क्या फ्लॉस थे। वैसे जनरली तो इतना पूछा नहीं जाएगा, पर गवर्नर के पावर के रिगार्डिंग पूरा पूछ सकते कि गवर्नर्स के पास क्या पावर्स रहते हैं। ये पॉलिटी का क्वेश्चन हो सकता है, इवन इसको प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जा सकता है कि गवर्नर का क्या क्या पावर्स है, आर्टिकल कौन से है, फिर इसका रोल क्या है स्टेट लेजिस्लेशन में, ये सब आ सकता है। फिर बाद में क्या है, गवर्नमेंट रिकॉन्स्टिट्यूट डेवलपमेंट बोर्ड फॉर मराठवाड़ा विदर्भ अदर एरियाज। ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, पर मराठवाड़ा विदर्भ अभी थोड़ा सा ये न्यूज़ में है इसलिए क्योंकि जो थोड़ा सा ये डिमांड कर रहे हैं कि हमें अलग स्टेट चाहिए, मतलब जो महाराष्ट्र है और विदर्भ ये अलग अलग चाहिए हमें, महाराष्ट्र के अंदर नहीं रहना है इनको। तो वो सेसेशनिस्ट टेंडेंसी हो गई है इनकी, तो वो देख सकते हैं आप। मतलब जो रीजनलिज्म है ये पॉइंट आउट करता है पूरा कि रीजनलिज्म के क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। बाकी रिसेंट इंसिडेंट्स इन हॉस्टल से वाइट एंड सेफ्टी कंसर्न से गर्ल स्टूडेंट्स, मतलब अभी थोड़ा सा ये भी हो गया था कि हॉस्टल में कुछ गर्ल स्टूडेंट्स ने ये देखा था कि जो ये है वार्डन है, उन्होंने कुछ वीडियोस बनाए थे गर्ल्स के रिगार्डिंग, तो वो एक थोड़ा सा काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है सोसाइटी पे। तो वो उसके रिगार्डिंग था ये पूरा आर्टिकल। तो इसमें कुछ इतना तो है नहीं, पर बस एक एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख सकते हो कि एग्जाम्पल की वुमेन के डिग्निटी पे क्वेश्चन आता है पूरा ये। तो इन एक्चुअली अगर वुमेन पे कोई क्वेश्चन आता है तो ये एग्जाम्पल लिख सकते हो कि डिग्निटी थोड़ा सी हैम्पर हो रही है एजुकेशन फील्ड में स्पेशली। फिर बाद में 47 पीपल हेड अक्रॉस स्टेट फॉर लिंक्स विद PFI फॉर फ्रॉम ठाणे। ठीक है, मतलब जो क्राइम रिलेटेड न्यूज़ है जनरली अवॉइड ही करनी चाहिए, क्राइम पॉलिटिक्स ये थोड़े से अवॉइड ही करनी चाहिए। फिर नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। अभी जो आपको लग रहा है कि सिलेबस से रिलेटेड है वो आप पढ़ सकते हैं, शायद मैंने ऑलमोस्ट सभी कवर किया है, अगर कुछ छूटा रहेगा तो आप वो भी देख सकते हो। इसमें थोड़ा सा फॉन्ट थोड़ा छोटा हो रहा है क्योंकि इसका PDF मिलना मुश्किल है, क्योंकि ये कॉपीराइट के अंडर आ जाएगा, इसलिए मैंने खुद से ही फोटो निकाल के कर दिया है ये। तो इसमें थोड़ा ज़्यादातर तो पॉलिटिकल न्यूज़ ही रहते, पर फिर भी आप देखेंगे। अभी सुप्रीम कोर्ट टेक्स फर्स्ट लाइव स्ट्रीम स्टेप विथ 8 लाख प्लस व्यूज़, वही था क्वेश्चन, वो मतलब जो एडिटोरियल में हमने डिस्कस किया वही था कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी लाइव किया, उसके ऊपर 8 लाख के ऊपर व्यूज़ मिल गए उनको। फिर शिमला एम्स टू डी कंजेस्ट रोड्स विथ रोपवे ट्रांसपोर्ट। ठीक है, इतना कुछ तो नहीं लग रहा मुझे। बाद में कांग्रेस लीडर नहीं, ऑनेस्ट पार्टी वर्कर डिड नॉट साइन लेटर इन थर्ड फेवर। ठीक है, नहीं। इंडिया इज ऑलवेज मिसिंग हिम, अभी शिंजो आबे जो है उनके ऊपर अभी ये फ्यूनरल था, तो उसके लिए मोदी जी गए थे। तो जापान और इंडिया के रिलेशंस कैसे, इसके ऊपर आ सकता है। हम कौन से ऑर्गेनाइजेशन में पार्ट है, फिर जापान हमारे लिए कितना अच्छा हेल्पफुल रह सकता है, हमारे कल्चरल टाइज, फिर पॉलिटिकल टाइज अच्छे हैं क्या नहीं। मतलब IR के लिए अच्छी बात है ये, मतलब ये पॉइंट ऑफ व्यू से कि जापान और इंडिया का रिलेशन कैसा है, आगे जाके हमें कितना मेहनत मिल सकती है। मतलब अच्छा कोऑपरेशन रहा तो हमें इंडियन ओशन के जो चाइना काफ़ी इंसर्जेंट एक्टिविटीज़ कर रहा है तो उसके ऊपर चेक करने के लिए भी जापान का रोल अच्छा रहेगा। उसके लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं इंडिया के लिए, वो एक रोल अच्छा हो सकता है। तो ठीक है, हम नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। अभी आए क्वेश्चन है EWS पर। EWS होता क्या है, मतलब अभी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की थी EWS पे, वो कौन सी थी, तो उसके अंदर क्या क्राइटेरिया था, वो थोड़ा एक डिटेल में जानना ज़रूरी है क्योंकि इस पर हर 2-3 दिन के बाद इस पर एक आर्टिकल तो रहता ही है। तो ये काफ़ी चर्चे में रहने वाला न्यूज़ है ये, तो इसके ऊपर थोड़ा सा डिटेल में जाने की ज़रूरत है कि इसके जजमेंट्स कौन से थे, ये कैसे बिल्डअप हुआ, इसकी क्या ज़रूरत पड़ी।
पूरा रीजन्स के साथ आपको पूरा अच्छे से नोट्स बनाना चाहिए, पूरे 2-3 पेजेस में ही। फिर बाद में ये नवरत्न है, मतलब अलग अलग फेस्टिवल्स आते हैं। तो फिर ये फेस्टिवल्स, अभी ये तो फोक डांस है, इसमें तो फोक डांसेस क्या है इंडिया के, कौन से स्टेट्स के अलग अलग, एक दो तीन आपको बस याद रखने की हर एक स्टेट में कौन से फोक डांसेस है। जैसे भांगड़ा हो गया, फिर अलग अलग है, लावनी हो गई महाराष्ट्र में, अलग अलग फोक डांसेस है। फिर ये दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला है आशा पारिक जी को। बस एक मतलब एक नोटिस करना चाहिए, क्योंकि अवार्ड्स पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि अवार्ड्स पे क्वेश्चन नहीं आएंगे। पिछले बार तो क्रिकेट पे भी पूछा था कि क्रिकेट के अंदर क्या क्या था, क्राइटेरिया क्या है। मतलब ऐसा कुछ रूल नहीं है कि कुछ भी नहीं आ सकता, सिर्फ अवार्ड नहीं पूछ सकते या फैक्ट नहीं पूछ सकते, ऐसा कुछ नहीं है। यूपीएससी कुछ भी पूछ सकती है, आपको भी पता है। फिर इसमें तो कुछ इतना खास दिख नहीं रहा है। दिबांग अरुणाचल से नो लैंड फॉर नेशनल पार्क। अभी अरुणाचल प्रदेश में दिबांग रीजन के अंदर कौन से दिहांग दिबांग नेशनल पार्क भी है, तो वो उसके रिगार्डिंग थोड़ा सा चल रहा है कि एनजीटी ड्रॉप्स इट्स ओन केस, कि लैंड के अंदर कुछ तो इशू है। मतलब वो इतना टेक्निकलिटीज में नहीं जाने की जरूरत, क्योंकि ऊपर ऊपर ही देखना पड़ता है, ब्रॉड आई से देखना पड़ता है। अभी अरुणाचल प्रदेश में वही हो जाता है कि नेशनल पार्क कौन से है, रिवर्स कौन से है, माउंटेन्स कौन से है, उसका पूरा कैसा है, अबोर, मिश्मी, मिरी। फिर इनका पूरा सीक्वेंस देखना है कि लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट कैसे है, ऊपर से नीचे कौन से माउंटेन रेंज है। मतलब जो नॉर्थ ईस्ट एरिया है उसके अंदर पूरा फिजिकल जो ज्योग्राफी है उसका पूरा पक्का रहना चाहिए, आपके पूरा माइंड में रहना चाहिए। लगा तो आप पूरा खुद से ड्रॉ कर सकते हैं ऐसा पूरा, ये ऐसा नॉर्थ ईस्ट का रीजन है पूरा। ये मेघालय या अरुणाचल प्रदेश, नागा, मणि, मिजो, ये त्रिपुरा, ऐसा आप मैप बना सकते हो काफ़ी। और ये बांग्लादेश, इसके रिगार्डिंग फिर ये ब्रह्मपुत्र ऐसे जा रही है और इधर से यूटर्न लेके इधर जा रही है। फिर ऐसा पूरा इसके अंदर ये इधर जाती है, फिर इधर से गंगा आती है, ये मिलती है, फिर जमुना, और इधर बे ऑफ बंगाल में मर्ज होती है। तो ये पूरा फिजिकल ज्योग्राफी आपको, मतलब मैप आपके साथ ही रहना चाहिए। जैसे आपको दिखता है ये कोई प्लेस न्यूज़ में है, या फिर कौन सी तो सिटी के बारे में भी पूछा था कि ये आई गेस कोलकाता से लेके केरला के कोई तो 2 सिटीज़ दिया था, और उसके बीच में पूछा था कि सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो सकता है वो दोनों स्टेट्स को पकड़ के। मतलब कौन से स्टेट्स इन्वॉल्व होते हैं, कुछ तो 7 या 6 आंसर था उसका। तो ऐसा भी कुछ भी पूछ सकते हैं जो न्यूज़ में ज़्यादातर रहता है। जैसे केरला का कोझिकोडे, आई गेस कोझिकोडे पूछा था, या दूसरा था आई गेस, मुझे याद नहीं आ रहा अभी। और इसका कुछ तो यानम क्या कुछ तो ऐसा ही था, नहीं यानम आई गेस दूसरी इधर है। पर ठीक है, ये इसके रिगार्डिंग भी आपको थोड़ा सा देखना चाहिए। मतलब अभी हर एक स्टेट का तो नहीं कर सकते, बस जो न्यूज़ में आ रहे वही करना चाहिए। आगे का न्यूज़ देखते हैं हम। अभी गैस लीक हुआ है, रशियन पाइपलाइंस टू यूरोप स्टोक सैबोटेज फियर्स। अभी ये जो नॉर्ड स्ट्रीम है, इस पर नॉर्ड स्ट्रीम लिखा है, तो नॉर्ड स्ट्रीम 1 एक क्या है, और ये 2 में अभी लीकेज हुआ है, तो 2 क्या है वो आपको थोड़ा सा देखना ज़रूरी है, और ये किधर से पास होती है इसका आपको तुरंत गूगल करना चाहिए कि नॉर्ड स्ट्रीम होता क्या है। आपको अगर मैप वगैरह दिखा तो आपको नोट्स में ही मैप बनाना चाहिए कि ये रशिया है, और इधर से ये बाल्टिक सी के थ्रू नॉर्थ सी में उसकी पूरी पाइपलाइन है, तो उसका क्या गैस पाइपलाइन कैसी है, कौन से स्टेट्स इन्वॉल्व है नॉर्थ स्ट्रीम में। और ये लीकेज का, ठीक है लीकेज तो एक न्यूज़ हो गई, पर ये नॉर्थ स्ट्रीम पूरा न्यूज़ में आ गया, तो ये पूरा लोकेशन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है इसका, कि कौन से सीज है, इसके सराउंडिंग के कंट्रीज कौन से है, फिर नॉर्थ स्ट्रीम क्या है, किसका इनिशिएटिव है, ये बस थोड़ा बहुत जानना ज़रूरी है। बाद में हेडलाइन देख के आपको समझ में आना चाहिए। अभी बाद में ये तो बाकी मर्डर केस वगैरह तो ठीक है। तालिबान डेप्यूटी कॉल्स फॉर रीओपनिंग गर्ल्स स्कूल्स, ठीक है, तालिबान का एक थोड़ा बहुत इश्यूज तो चल रहा है। फिर जापान का फिर से आ गया, बिट्स फेयरवेल टू फॉर्मर लीडर एबे। ट्रम्प, ठीक है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता है। बस जो प्लेसेस इन न्यूज़ रहते हैं जनरली इंटरनेशनल रिलेशंस में, वही इंपॉर्टेंट रहते हैं। और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस रहते हैं, जैसे यूएन की हो गई, फिर क्वाड हो गए, किसकी भी समिट हो गई। अभी बायलैटरल तो हर दिन किसी के साथ तो बायलैटरल अपना रिलेशन रहता ही है। अभी यूएस के साथ है, तो यूएस के साथ कौन से एक्चुअली यूएस और इंडिया के अंडर कौन से ऑर्गेनाइजेशंस काम करते हैं, मतलब जो दोनों भी पार्ट है ऑर्गेनाइजेशन का, जैसे कि क्वाड हो गया, या फिर दूसरे कौन से ऑर्गेनाइजेशंस है, उसका एक ही पेज पे आपको लिखना चाहिए कि यूएस और इंडिया ऐसा
फ्लो चार्ट टाइप में आपको करना चाहिए। मतलब आपको रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सिर्फ ये भी इतना देखा तो भी हार्डली एक 10-15 सेकेंड लग जाएंगे आपको रिवीजन करने समय। तो ये था पूरा न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना चाहिए। ऐसी सीरीज चालू रहेगी। अभी हम वीकली वीडियोस भी डालते रहेंगे, वीकली करंट अफेयर्स, और मराठी के मंथली भी आने शुरू हो जाएगी अभी थोड़ी दिन में। टेलीग्राम के लिंक भी है डिस्क्रिप्शन में, वो आप देख सकते हो नीचे। और यूपीएससी के बारे में आपको मालूमात होनी चाहिए तो ये आई लिंक पर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। थैंक यू।